Hello children, today's chapter is We are not afraid to die if we can all be together. The writer of the chapters are Gordon Cook and Alan East. In this chapter, Gordon Cook shares his extreme bravery experience. He made a duplicate round of the world voyage which is earlier made by Captain James Cook. In this chapter, writer Gordon Cook shares his real life experience, how he made a duplicate the round of world voyage which is earlier made by a Captain James Cook. तो इस चैप्टर में राइटर शेयर करते हैं अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस। ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा की थी। एक डुप्लीकेट राउंड उन्होंने लिया था जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था। Now come to the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 daughters Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो राइटर बताते हैं कि 1976 में जुलाई के मंथ में मेरी वाइफ मैरी ने और जो मेरा बेटा था सन जो 6 ईयर ओल्ड था और सुजैन जो उनकी डॉटर थी जो 7 ईयर्स ओल्ड थी, उन्होंने अपनी सी वॉयज स्टार्ट करी थी प्लेमाउथ इंग्लैंड से और जो बनाने जा रहे थे एक डुप्लीकेट राउंड पूरे वर्ल्ड का जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने बनाया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer and for the past 16 years. तो अगर राइटर की बात करें तो वो बताते हैं कि मैं क्या हूँ, एक सिंपल सा क्या हूँ 37-year-old बिजनेसमैन हूँ और जिसने क्या किया था, जिसकी वाइफ ने और उसने एक सपना देखा था कि वो 16 ईयर से लगभग क्या करने जा रहे थे, सी फारिंग के लिए जा रहे थे, यानी कि अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ताकि वो क्या कर सके, वर्ल्ड वॉयज पे जा सके। वी हैड स्पेंड आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। तो उनको जितना भी खाली समय मिलता था उसमें वो अपनी बोट को बहुत ज़्यादा स्किल करने में और उसकी टेस्टिंग में इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वो स्पेंड करते थे। आवर बोट वेव वॉकर आ 23 meter 30-ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent month fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो अगर हम बात करें वेव वॉकर की, वो बोट का नेम था जो सी वॉयज पर राइटर अपने साथ लेके गए थे, जिसका जो 23 मीटर लॉन्ग थी और जिसका वेट 30 टन था और उसकी ह्यूल्ड बॉडी थी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट और जो प्रोफेशनली बनाई गई थी केवल किसके लिए, प्रोफेशन के लिए। और उसमें उन्होंने क्या किया, लगभग कुछ महीने स्पेंड किए थे क्या करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए रफेस्ट से रफेस्ट वेदर में कि वो किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से चल सके। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो राइटर की जो पहली जर्नी थी अफ्रीका से केप टाउन की वो बहुत प्लीजेंटली भी थी और वो कम से कम 1,05,000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की थी। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Hupp Sigler, to help us tackle one of the world's roughest seas, द साउथर्न इंडियन ओशियन। तो साउथर्न इंडियन ओशियन में उन्होंने अपनी सी वॉयज स्टार्ट करी थी और क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा रफेस्ट होता है वहाँ का जब लोग वॉयज पे जाते हैं, तो वो अपने साथ 2 क्रूमैन को लेके गए थे जो अमेरिकन लेरी और स्विस हब सेगलर थे। तो उन्होंने केप टाउन से आगे ईस्ट की ओर को अपनी जो जर्नी थी स्टार्ट करी और स्विस हब और विजल हब सेलगर को ले जाने का मेन रीज़न ये था कि वो उनको क्या करवाना चाहते थे, टैकल करवाना चाहते थे कि ताकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करें, वो उनका सामना कर सकें, यानी कि उनको हेल्प कर सकें। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन
to encounter strong gales. तो जब उनका सेकेंड डे था केप टाउन से, तो उनका सामना होने लगा कि स्ट्रॉन्ग गेल्स से, जो बड़ी बड़ी क्या थी, हवाएं थी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली. तो अगले कुछ वीक्स तक जो एयर थी वो बहुत तेजी से कंटिन्यूसली बह रही थी. गेल्स डिड नॉट वरी मी. लेकिन जो गेल्स थी, उन्हें जो समुद्री हवाएं होती हैं, उन्होंने राइटर को बिल्कुल भी चिंतित नहीं किया. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग. लेकिन जो लहरें थी, उनका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा क्या था, भयानक था. अप टू 15 मीटर एज हाई एज अवर मेन मेस्ट. और जो हमारा बोट का मेन मेस्ट होता है, उससे अप टू 15 मीटर क्या थी, ऊंची थी. जो भी समुद्री वेव्स का सामना जो राइटर ने किया था. तो इस तरीके से राइटर बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्व किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, बिल्कुल भी हार नहीं मानी. December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. तो राइटर ने अपने आप को दिसंबर 25 को 3,500 किलोमीटर ईस्ट की ओर को केप टाउन से आगे पाया, यानी कि वो थोड़ा आगे पहुंच गए थे. डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री. तो राइटर बताते हैं कि बहुत ख़राब वेदर होने के बावजूद भी हमने अपना वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट किया. किसके साथ, क्रिसमस ट्री के साथ, यानी कि उन्होंने वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. लेकिन हम क्या था, दिसंबर 25 जब न्यू ईयर का समय आया उसके बाद, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ तो सुधार होगा मौसम में. लेकिन वो ऐसा सोच रहे थे कि वेदर थोड़ा चेंज हो जाएगा. एंड इट डिड चेंज. लेकिन मौसम तो चेंज हुआ फॉर द वर्स, और वो उससे भी ज़्यादा क्या हो गया, भद्दा हो गया, बेकार हो गया. एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक. और 2 जनवरी तक पहुँचते पहुँचते लगभग जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो और ज़्यादा विशालकाय हो गई. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स. तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास केवल एक स्ट्रॉम जिप थी जो यूज़ की जाती है. स्मॉल स्ट्रॉम जिप हम कह सकते हैं. अ स्मॉल हैवी जिप फॉर यूज़ इन अ हाई विंड में जो स्ट्रॉम जिप यूज़ की जाती है. और 8 नोट्स का मतलब है यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 न्यूटिकल माइल पर आवर यूज्ड स्पेशली ऑफ अ शिप, एयरक्राफ्ट और विंड के लिए जो यूज़ किया जाता है. एंड द शिप rose to the top of each wave. We could see endless enormous seas rolling toward us, and the screaming of a wind and a spray was a painful to the ears. तो जब शिप आगे को बढ़ता जा रहा था, तो हम देख सकते थे कि हमारे सामने क्या है, बिल्कुल एंडलेस सी है. ऐसा सी है, ऐसा समुद्र है जिसका अंत ही नहीं हो रहा है. एंड इनॉर्मस इज रोलिंग टूवर्ड अस. और उनको लग रहा था कि जो इनॉर्मस सी है वो हमारी ओर को घूमते हुए आ रहा है. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ अ विंड्स एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. और जो समुद्र में आवाज़ आ रही थी विंड की, वो उनके कानों को बिल्कुल चीरती हुई जा रही थी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रोम जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लोप अक्रॉस द स्ट्रेंड. तो स्ट्रेंड क्या होता है, बोट की जो आगे का हिस्सा होता है, उसमें उन्होंने क्या किया, पूरी रोप से क्या किया, उसे बांधा. देन वी डबल लेस एवरीथिंग वेंट इट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन डोन ऑल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. तो उन्होंने सारी चीज़ें जितनी भी थी बोट में उनको रोप से डबल किया, और जितनी भी चीज़ें जितने भी उनको प्रिकॉशंस चाहिए थे वेदर का सामना करने के लिए, वो उन्होंने क्या किए, पहने. और मतलब उनका अरेंजमेंट किया, और लाइफ जैकेट्स पहन के उन्होंने क्या किया, उससे भी ख़राब वेदर के होने का वेट किया. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. इम्पेंडिंग मीन्स होता है अबाउट टू हैपन, यानी कि ऐसी डिजास्टर जिसका उन्हें लगा, आभास हुआ कि वो कम से कम 6 PM को क्या होगा, होने वाली है. तो उसका क्या था, उससे पहले इंडिकेशन था. विथ एन एनोमियस साइलेंस. एनोमियस साइलेंस मीन्स होता है अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग साइलेंस, यानी कि ऐसी
साइलेंस जिससे मतलब पता चल जाए कि आगे कुछ होने वाला है, यानी कि कुछ भी जब बुरा होता है तो उससे पहले कुछ समय के लिए साइलेंस हो जाता है, साइलेंस ही छा जाती है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। और जो विंड थी वो उस समय कम हो गई थी और इमीडिएटली जो स्काई था वो बिल्कुल डार्क हो गया था, उसमें डार्क क्लाउड इकट्ठा हो गए थे। देन केम अ ग्रोइंग रोप एंड रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड ट्विल्ड एफ्ट ऑफ द शिप। तो एफ्ट ऑफ द शिप यहाँ पे नियर द स्टेन ऑफ द शिप से है कि शिप का जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ पर क्या थे, बहुत से काले बादल इकट्ठा हो गए। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। तो यहाँ पर राइटर जो थे उनको रियलाइज हो गया था कि ये क्लाउड नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक वेव है जो शायद राइटर ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. Frightful breaking crest means यहाँ पे है reach the top of the waves, यानी कि इतनी खतरनाक वेव्स थी जो राइटर ने पहले कभी नहीं देखी थी, जो बिल्कुल वर्टिकल शेप में थी और जो अभी तक उसने वेव्स देखी थी उसकी दुगनी थी और बहुत ऊंची हाइट तक थी। और वो बहुत डरावनी थी, जिस तरीके से वो राइटर को हिट कर रही थी, राइटर की बोट को हिट कर रही थी। तो जो उनका वहाँ पर इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था, यानी कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फेस करी, जो राइटर बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. तो क्या हुआ, अचानक से जो रोड थी वो एकदम से बढ़ी और जो बोट के आगे का हिस्सा था उसको पूरी तरीके से जो बड़ी बड़ी वेव्स थी उसने घुमा दिया और कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगा कि हम इसके ऊपर राइड करने वाले हैं। बट देन अ ट्रेमेडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन एक बहुत खतरनाक सा एक्सप्लोजन हुआ जिसने क्या किया, पूरी बोट को हिला दिया, शेक कर दिया। अ टोरेंट ऑफ अ ग्रीन एंड अ वाइट water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching that, and as I was losing consciousness I felt quite peaceful. तो क्या था, जो राइटर था वो जो लहर आई उसके साथ साथ बह गया आगे को, समुद्र से मतलब सी में चला गया। एंड द ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक इनटू द शिप, यानी कि जो वाटर था वो पूरा का पूरा शिप के अंदर आ गया और जो राइटर का हेड था वो व्हील से टकरा गया, यानी कि जो हैंडल था उससे टकरा गया। अब उसे पता चल गया था कि वो वेव्स में, उसे लग रहा था ऐसा कि शायद वो वेव्स में डूब जाएगा, लेकिन जो लहरें उसे अपने साथ ले गई थी, उसे दोबारा से उसको बोट में फेंक दिया था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ इज नियर। उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसकी डेथ है यानी कि मृत्यु है वो करीब है। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपना अचेतन, मतलब मेरा माइंड क्या हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो जाऊंगा और मुझे शांति सी फील हो रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि शायद अब मेरी मौत क्या है, बहुत ज़्यादा निकट है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर। तो राइटर को उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद जो उसका हेड था पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूर जाने के बाद, पानी में बहने के बाद। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। तो वेव वॉकर्स की बात बताते हैं कि वेव वॉकर्स बिल्कुल डूबने ही वाली थी और जो उसका मैस्ट था वो बिल्कुल हॉरिजेंटल शेप में हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जैक्ड टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। तो क्या था, यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं कि किस तरीके से जो वेव्स थी उन्होंने क्या किया, बोट को आगे की ओर से धक्का दिया, यानी कि जो जो बोट थी उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल डूब जाएगी, लेकिन जो राइटर था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे झटका सा लगा, उसे लगा कि अब मेरी लाइफ अभी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लहरों ने उसे क्या किया था, पानी में फेंक दिया था। तो अचानक से वो कोशिश करता है गार्ड रेल को पकड़ने की,
थ्रू द वेव वॉकर, और वेव वॉकर के मीन बूम तक पहुंचने की कोशिश करता है. सब्सिक्वेंट वेव्स टोज मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. और कुछ समय बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो वेव्स होती हैं उनने क्या किया, उसे टोस किया यानी कि उछाला और बिल्कुल फिर से नाव में फेंक दिया. किसकी तरह, जैसे कि एक फटे हुए यानी कि ऐसी डॉल जिसके क्या हो गए हो, बिल्कुल चिथड़े उड़ गए हो, ऐसी डॉल की तरह उसको दोबारा से कहाँ फेंक दिया, वेव वॉकर में यानी कि बोट में फेंक दिया. माई लेफ्ट रिप क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. तो राइटर बताते हैं कि जो उनकी लेफ्ट रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और जो उनके माउथ में जो टीथ थे वो सारे ब्रोकन हो चुके थे, और उनका जो मुंह था वो बिल्कुल ब्लड से भर चुका था. आई फाउंड द व्हील लेंट अप द स्टर्न फ्रॉम द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. और बड़ी मुश्किल से मैंने क्या किया, जो हैंडल था उसको पकड़ा और स्टर्न पे जाके मैं क्या हो गया, उसमें लटक गया. Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dare not abandon the wheel to investigate. तो क्या था, पूरे शिप में उसे हर जगह वाटर ही वाटर दिख रहा था, नीचे भी ऊपर भी, मतलब पूरा शिप फिल्ड हो चुका था वाटर से. लेकिन जो राइडर था उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी जो व्हील था उसको छोड़ने की, हैंडल को छोड़ने की. सडनली द फ्रंट डोर, जो फ्रंट हैच होता है, हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर. अचानक से क्या होता है, उनके जो सामने जो बोट का डोर होता है वो उनको खुला हुआ दिखता है, हच जो होता है, और जो मैरी होती है वो बाहर आते हुए दिखती है, यानी कि बहते हुए पानी में वो भी बाहर को आती है. वी आर श्रिंकिंग, शी स्क्रीम्ड. वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि हम क्या करने वाले हैं, डूबने वाले हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. और वो बताती है, कहती है कि सारे के सारे जो डेक्स हैं वो टूट चुके हैं और हम पानी से, मतलब बोट में पूरा का पूरा पानी भर चुका है. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. और मैंने उसे बोला कि जो हैंडल है उसको पकड़ो, उसको संभालो. और मैं क्या किया, आगे को स्क्रैम्बल्ड हुआ, यानी कि बड़ा क्लिम किया मैंने आगे को, क्या करने के लिए, हैच तक पहुंचने के लिए. Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung off at crazy angles. The whole starboard's side bulged inward. Clothes, crockery, charred tints, and toys slooshed about in deep. तो जो लैरी एंड हब थे वो बिल्कुल मैडमैन की तरह, पागलों की तरह पंपिंग करने लगे, क्योंकि जो वाटर था वो पूरी तरीके से बोट में फिल हो चुका था, भर चुका था. और ब्रोकन टिम्बर्स यानी कि जो लकड़ी, बोट को बनाने के लिए जितने भी लकड़ी के सामान जो यूज़ हुए थे वो एक तरीके से टूट फूट कर पानी में अलग अलग एंगल में लहरा रहे थे, यानी कि इधर उधर बह रहे थे. और जितनी भी काम की चीज़ें थी उनकी, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनके पास, वो सब बिल्कुल पानी में बह चुके थे. आई हाफ स्वैम हाफ ट्रेवल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन. आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड. तो राइटर कहते हैं कि वो बिल्कुल ट्रैवल करते हुए, रेंगते हुए और तैरते हुए बच्चों के कैबिन तक गए और उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हो. आई आस्क्ड. यस, दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक. अपर बंक यानी कि एक सोने का हिस्सा होता है जो बोट में बनाया जाता है सोने के लिए. तो वहाँ पे से जो बच्चे हैं वो जवाब देते हैं कि हाँ हम ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, said Sue, pointing out to a big bump above her eyes. तो जो श्यू थी उसके हेड पर एक बड़ा सा बम्प हो गया था, तो उसको पॉइंट आउट करते हुए वो कहती है कि जो मेरा हेड है वो हर्ट हो चुका है थोड़ा सा. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड. तो राइटर बताते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था उस समय कि मैं देखूं कि मेरी बेटी कितनी इंजर्ड हुई है, क्योंकि वो समय क्या था अपने आप को सेव करने का. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्यूब्स एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन अ डेक. तो इस सारे इक्विपमेंट जो चाहिए थे क्या करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, हैमर, स्क्रूप्स और कैनवास लेके जो राइटर है वो डेक को ठीक करने के लिए गया. विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. तो जितनी भी वेव्स आ रही थी, क्योंकि जो बोट थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उससे क्या हो रहा था, जो वाटर था अंदर फिल्ड होते जा रहा था. इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. तो राइटर बोलते हैं कि अगर हमने कुछ रिपेयरमेंट्स नहीं करे अभी तो ये श्योर है कि हम क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे.
Somehow I managed to stretch canvas and screw waterproof hatch covers across the gaping holes. तो राइटर बताते हैं कि उन्होंने मैनेज किया सारा सामान, और जो वाटरप्रूफ हैट्स थे और स्क्रू वगैरह लेके आए थे वो क्या करने के लिए, जो होल्स थे उनको फिल करने के लिए, यानी कि जिससे क्या हो सके बोट के अंदर पानी ना आ सके. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम लो बट बट मोस्ट ऑफ इट वॉज बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन क्या था, फिर भी जो स्ट्रीम थी, जो धारा थी पानी की, वो अंदर को आ रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक उनने क्या किया था, पानी का रुख जो था वो दूसरी साइड को मोड़ दिया था, यानी कि कुछ हद तक पानी बोट में नहीं फिल हो रहा था ज़्यादा जितना कि पहले था. मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द debris floating around the cabin and the electric pumps short circuited. तो क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम राइटर को तब आई जब उनके हैंड पम्प्स थे वो ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर क्या भर गया था, कचरा भर गया था जो उनके साथ पानी के साथ तैर के आ रहा था अंदर, और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था. तो जब हैंड पम्प्स ने वर्क करना बंद कर दिया तो पानी निकालने में जो राइटर है उसको काफ़ी दिक्कतें आई. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और तो क्या था, पानी का जो लेवल था वो बढ़ते जा रहा था बहुत डरावनी तरीके से. Back on the deck, I found that our two spare hand pump had been rest overboard, along with the forestay, sail, the jib, the dinghies and the main anchor. तो ये सारे सामान जो थे राइडर ने अरेंज करके रखे थे, और उसको याद आया कि उसके पास 2 स्पेयर यानी कि खाली पड़े हुए क्या हैं, वो पंप्स हैं. तो उन्होंने हैंड पम्प्स दोबारा निकाल कर क्या किया, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया. देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. उसके पता चला कि चार्ट रूम फ्लोर में जहाँ पर सारी स्ट्रेटेजी उन्हें तैयार करनी होती है कि उन्हें कहाँ पे जाना है और क्या करना है, किस तरीके से बोट को आगे लीड करना है, पूरा मैप, मतलब सारा सामान उस रूम पे रखा होता है जिसको चार्ट रूम कहते हैं. तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पंप्स थे जो बचे हुए थे, वो राइटर लेके आता है. आई कनेक्टेड इट आउट पाइप, उसने आउट पाइप से उसको कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क. और राइटर को बड़ी खुशी हुई कि जो क्या थे हैंड पम्प्स थे वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे, और जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, पूरा वाटर जो था बोट के अंदर उसको क्या किया, पानी से बाहर निकाला. तो इस तरीके से राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कितनी टैकल्स का उन्होंने क्या किया, सामना किया जब वो क्या गए थे, सी वॉयज पे गए थे, लेकिन फिर भी किसी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी. This is the first part of the chapter, and I hope you all understood it. In second part of this chapter you will get soon. Thank you.